तो यार आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स जनरली ऐसा ऐसा टॉपिक है ना जो प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फोर्स से कोरिलेट हो सकते हो। तो हम इस चैप्टर्स में थ्योरी से ज्यादा फोकस हम उस बात पे कर सकते हैं एप्लीकेशंस पे लेकर। तो बेसिकली हम देखेंगे एक एक छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम लगाकर क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए हम कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर फोर्स की बात करी जाए, अगर हमसे फोर्स के बारे में कोई बोलता है तो फोर्स से एक ही पॉइंट दिमाग में क्लिक होता है, इट इज नथिंग, इट इज द, ठीक है ना। फोर्स से एक ही बात समझ में आती है कि इट इज द पुशिंग एंड पुलिंग फिनोमिना। ठीक है, पकड़ खींचना और दबाना ही फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर जरा समझिएगा, फोर्स में दो तरीके के फोर्स होते हैं जनरली। एक होता है बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरा होता है बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊं, क्योंकि ये मैकेनिक्स का पहला पार्ट है। वैसे बेसिकली जो फोर्स बहुत ज्यादा कम जरूरी है, मतलब इतना जरूरी है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना बच्चों आपको, तो डैम श्योर है आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कर सकते हो विद इन अ मिनट। सो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब ये होता है द net force along x direction is 0, the net force along y direction is 0 and the net force along z direction is 0. कहने का मतलब है the algebraic sum along x direction, algebraic sum of all forces along x direction is 0, along y direction is 0 and along z direction is 0. Overall we can say that the net force on the body must be 0. Okay, so in this case, this system, then body is said to be in equilibrium. अगर बेटा कोई भी फोर्स जीरो है, अगर कोई फोर्स जीरो लग रहा है तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब जरा सुनना यार, इक्विलिब्रियम का मीनिंग यहां पर बहुत अच्छा है। सिर्फ नेट फोर्स से नहीं है, सिर्फ नेट फोर्स से ही नहीं है, नेट फोर्स के साथ एक और पॉइंट है कि बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। अच्छा चलो और समझते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस यहां पर ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इफ आप ऐसे समझ लो, इफ बॉडी इज मूविंग with constant velocity or constant velocity, then also net force on the body, on the system is 0, but this case is not in equilibrium, बोलो भाई, चमक रहा है ना ये बात? सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मीनिंग यही होता है कि यार इक्विलिब्रियम को ऐसा अभी तक आप सोचते होगे या मानते होगे कि इक्विलिब्रियम मीन्स ऐसा होता है कि फोर्स बॉडी पर 0 होना चाहिए। बट आज इस बात को ध्यान रखिएगा, फोर्स तो 0 होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी उस पॉइंट पे रुकी हुई होनी चाहिए। अगर बॉडी उस पॉइंट पे रेस्ट पे है, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से और फोर्स 0 है, तो हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जिसमें नेट फोर्स नॉन जीरो, मतलब दो ऐसे फोर्सेस जो एक्सेलरेशन जनरेट करें, जिनकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट करे, दीज टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो याद रखिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कहलाता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Please remember, due to these forces the body is accelerated. Okay, तो बैलेंस्ड फोर्सेस को हम इक्विलिब्रियम सिस्टम को सबसे पहले अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद हम और बहुत सारी बात करेंगे, देन आफ्टर we'll go through the unbalanced forces.
तो अनबैलेंस फोर्सेस में सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो, फॉर बैलेंस्ड फोर्सेस, इसको एक इलस्ट्रेशन से आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लूं, मान लो एक सरफेस है, ठीक है यार बच्चों, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, और ये ब्लॉक पे अगर कोई फोर्स इधर की तरफ मान लो लगाया गया, एक फोर्स, एक फोर्स इधर लगाया गया लाइक दिस, ठीक है। सो वी कैन से दैट अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट है, तो जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, मतलब F1 इज इक्वल टू F2, सिंपल लॉजिक, ठीक है। एक तरीका यह होता है, इफ एक पॉइंट सुनिए, इफ द बॉडी is in equilibrium under the influence of only three forces in a plane, या only three forces ऐसे ही लिख देते हैं, only three forces। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है बच्चों और सिर्फ उसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं, देखो दो फोर्सेस लगेंगे तो हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस। लेकिन अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है और सिर्फ उस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, सो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू और आई प्रिसाइज यू ओनली using to resolve these problems, for solving these problems, using a Lami's theorem। क्या यूज करना चाहिए? Lami's theorem यूज करना, using Lami's theorem। so Lami's theorem क्या होता है? So for better clarification let us see the illustrations। suppose यार मान लो अपन एक काम करते हैं, दिस इज अ टेबल, एक टेबल है और एक ब्लॉक लिया हुआ है, एक बंदा है इस टेबल पे खड़ा है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो ये बेटा 30 डिग्री एंगल दिया गया, इसका जो मास है ना, इसका जो मास दिया गया है m, वो 20 kg दिया गया। कितना दिया गया? 20 kg, ठीक है ना। यहाँ एक बच्चा पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक पर्सन है ना। दिस पर्सन इज स्टैंडिंग और अब आपसे पूछ रहा है दिस इज स्ट्रिंग ए एंड दिस इज स्ट्रिंग बी। सो व्हाट इज द value of tension in string A and B, string A and string B। सो देखिए, फर्स्टली मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा और इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी ये पॉइंट देखेगा, आपको क्या करना है, टेंशन, ये मासलेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर
स्ट्रिंग आइडियल है। अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो ये पॉइंट पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा और इस पॉइंट पे टेंशन इधर। तो अगर स्ट्रिंग ये ए है तो इधर भी टेंशन टी ए लगेगा, इधर भी टेंशन टी ए लगेगा। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रिंग आइडियल है, इस पे भी एंड्स पे टेंशन हमेशा एंड्स पे जनरेट होता है। प्लीज इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। The first point is that the tension on the ideal string is generated या acts on the ends of the string. मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स भी साथ में लिखता चला जा रहा हूँ जिससे आप कुछ पॉइंट समझ सकते हो। Tension in ideal string, tension in ideal string is always acts along the length of the string, always acts along the length of string. First point तो ये length of string हमेशा length of string के along लगेगा, and it is act at the end of the string, at the joint and touches point. जहां जहां string touch करेगी उन points पे भी tension जनरेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो ये हो गया। नीचे आप देखो तो नीचे अर्थ इसको पकड़ के खींच रही होगी 20 जी से। सो अब आपको क्या करना है, एफबीडी बनाना है, एफबीडी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। तो एफबीडी ऑफ दिस बॉडी बना लेते हैं, एफबीडी ऑफ 20 kg। तो जैसे ही आप 20 kg की एफबीडी बनाते हो बच्चों ना, तो टेंशन टी ए इधर की तरफ, टीबी इधर की तरफ, जरा ध्यान से सुनिए, और 20 जी इधर की तरफ। सो प्लीज रिमेंबर। अब देखो, तो जैसा कि आपको बताया गया ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप देख पा रहे होगे तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 degree. So now the component of TA in this direction is TA cos 30 degree, और कंपोनेंट इधर की तरफ करेंगे तो दिस इज TA sin 30 degree. So एक तरीका तो ये है इक्विलिब्रियम में कि आप इन दोनों फोर्सेस, ऊपर फोर्सेस को बैलेंस कर दो और नीचे फोर्सेस को बैलेंस कर दो, बट वी वांट यूज अ Lami's theorem. So if you want to use a Lami's theorem, so I humble request to you, just how to solve, please see very carefully. देखिएगा, ये एंगल आपने 30 डिग्री लिखा, ओके, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। सो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक की स्ट्रिंग का जो हो गया, दिस टोटल एंगल इज 90 plus 30 is 120 degree. This angle is again 90 degree. So we can say that this angle is 120 plus 90 is 210. So this is 150 degree. अब सुनिए लामीज थ्योरम क्या होती है। सो लामीज थ्योरम कहती है यार भैया, लामीज थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉइंट, एक फोर्स एफ ए, एफ बी और एफ सी ऐसे फोर्सेस लगे, and all three forces are acts along the same, मतलब same plane. So FB के सामने वाला एंगल बीटा, FA के सामने वाला एंगल अल्फा, अपोजिट एंगल, और FC के सामने वाला एंगल गामा. So the force into a ratio of the force and sine in opposite angle, this is sine alpha. This ratio is always constant. FA by sine alpha, सिमिलरली FB बाई साइन बीटा, याद रखना FB और FB के सामने वाला एंगल इज इक्वल टू FC अपॉन साइन गामा. दिस शुड बी इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो इफ दिस फोर्स इज कांस्टेंट, सो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस इक्वेशंस. नाउ फ्रॉम लामीज थ्योरम आप बड़ी आसानी से देख पाओगे और सॉल्व भी कर सकते हो कि TA अपॉन TA के सामने वाला एंगल आप देखो तो 90 है, तो हम लिख सकते हैं TA अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 20 G अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू TB अपॉन साइन 150. Now you can very easily solve these equations and the value of sin TA बराबर
20g upon sine 120 degree into sine 90. फाइनल आंसर इज 200 into sine 180. sine 180 को हम बोल सकते हैं 180 minus 60. 180 minus 60 is what? This is sine 60. और sine 60 कितना होता है? √3/2. तो ऊपर आ जाएगा 200 upon into 2/√3. The answer is 400/√3 Newton. अगर ये 400/√3 न्यूटन आ गया, सो टीबी को आप इन दोनों इक्वेशन से मैच करा के टीबी भी बता सकते हो. This is TA into sine 150. So now you got the answers of TB. So TB बराबर आ जाएगा यहाँ से TA is equal to 400 upon square root of 3 into 180 is 1/2. So this is 150 is 1/2. So answer is 200 upon √3 Newton. So the one important thing, how to use the Lami's theorem, first of all understand. If suppose if the more than two forces are acts, अगर दो या दो से अधिक forces लगे, if body is in equilibrium, if body is in equilibrium under the influence of more than three forces or more than three forces. Okay. अगर मान लो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस बॉडी पर 3 से ज्यादा फोर्सेस है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आपको सबसे पहले क्या करना है, टेक कंपोनेंट of all forces along x direction. First of all, x, y and z direction respectively. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना. एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आप फोर्स के कंपोनेंट कर दीजिए और बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि उसके बाद क्या करना है. नाउ द फर्दर द समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स, टोटल जोड़ दीजिए जितने भी फोर्सेस है कंपोनेंट करने के बाद, उसके बाद उसको 0 के बराबर कर दीजिए. सिमिलरली summation of fy, this should be equal to 0, and summation of fz, this is also equal to 0, and you can solve a question within a second. जैसे कि for example, let us see the simple illustration to solve this question. जैसे कि मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एक छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक इस बार, और इस ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग ये है. अब बच्चों अगर एक स्ट्रिंग ये ऐसे, ये वर्टिकल से मान लो 30 डिग्री बना है वर्टिकल से, एक ये स्ट्रिंग है ना, और एक तो ये लगी रही थी, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ये लग रही ये. ओके, इसका जो मास है बच्चों, इसका मास मान लो फिर से 30 kg ले लेते हैं, ठीक है. और अब आपसे पूछ रहा है अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ऑब्वियस बात है आपको ये बोला गया कि टीबी की जो वैल्यू है, टेंशन टीबी जो है वो बताइए 10 न्यूटन का है, टीसी जो है वो मान लीजिए 5 न्यूटन का है. तो आपसे पूछ लिया गया भैया टीए बताओ कितना, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा. या आपको एक क्वेश्चन और दे दिया गया, इसमें एक अननोन पॉइंट रख सकते हैं. एक अननोन पॉइंट क्या करते हैं, एक छोटा सा
आपके लिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तभी मजा आएगा। टीसी दिया गया, टीसी दिया गया है, टीबी नहीं दिया गया, और पूछा गया भैया टीबी बताओ क्या, टीए और टीबी की वैल्यू पूछ ली गई आपसे, टीए और टीबी की वैल्यू पूछ ली गई। चलो टीए और टीबी की वैल्यू पूछ ली गई, तो अब पूछा गया फाइंड टीए एंड टीबी। अब टीए और टीबी पूछ लिया, तो फिर से मैंने बोला ना, आप सबसे पहले क्या करो, एफबीडी बनाओ 30 kg। तो जब भी किसी बॉडी की एफबीडी बनाने जाते हैं फ्री बॉडी, तो देखिए टीए है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो टेंशन टीए इधर, टीए इधर है, टीबी इधर, टीबी इधर, और टीसी इधर, और टीसी इधर, और टीसी इधर, सबसे पहला। नाउ क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग टेंशन हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो लगेगा, और उसके साथ साथ बच्चों ये जो लेंथ ऑफ अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगने के साथ साथ दोनों एंड्स पे इक्वल लगेगा। इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही एफबीडी ऑफ 30 kg बनाते हैं, एफबीडी ऑफ 30 kg बनाने जाएंगे, आप देखिए क्या करेंगे, ये है 30 kg, एक तो टेंशन टीसी इधर की तरफ, टीबी इधर की तरफ, 30G नीचे की तरफ, और टीए, टीए जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, और टीए का ये एंगल जो है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा तो हम बोल सकते हैं भैया ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। TA इज इक्वल टू 10 एंड TB इज इक्वल टू 300, 500 नहीं, थोड़ा सा गलत होगा, चलिए देख लेते हैं। तो आप देखो, आप इस TA के कंपोनेंट कर सकते हो यहाँ पर, दिस इज TA cos 60, और TB के कंपोनेंट कर सकते हो TA cos sin 60। भैया आप देखिएगा, यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी, आपको बोला गया समेशन ऑफ एफ एक्स, दोनों एफ एक्स डायरेक्शन में जितना है और वाई डायरेक्शन में जितना है उसको जोड़ते चले जाओ। तो नीचे अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव मानोगे तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो इधर नेगेटिव, तो टीसी माइनस टीए कॉस 60 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन ऑफ एफ एक्स। इसी तरीके से जैसे ही आप 0 लिखोगे तो आप लिखोगे TA इज इक्वल टू TC अपॉन cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो TC 5 न्यूटन है, तो 5/1/2 मिलके कितना हो जाता है 5, और y 1/2, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू TA आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। भैया आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, TA 10 न्यूटन आएगा। नाउ द समेशन ऑफ Fy दिस शुड ऑल्सो बी 0, तो भैया लिखेंगे TB प्लस TA साइन 60 इज इक्वल टू 300, तो TB प्लस 10 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 300। नाउ द TB इज 300 माइनस 5√3। सो देखिए एक बच्चा है, उसने आंसर भी बहुत पहले दे दिया दोनों ही क्वेश्चंस के, नाम है उसका केशिका शर्मा, ठीक है ना। तो केशिका शर्मा ने बिल्कुल आंसर दिया है, दिस इज 300 माइनस 500 5√3 एंड TA इज 10√10। सो बेसिकली आपने ये भी देखा, अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो TA TB और TC, और उसके साथ साथ 30 न्यूटन, तब हम कैसे यूज करते हैं, और जब आप 3 फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हो तो आपको कैसे यूज करना है। बच्चों फोर्स के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो होता है वो दो ही फोर्सेस का होता है। बेसिकली हम दुनिया में प्रकृति में है ना, तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो दो ही फील्ड की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा बोलना, तुम्हारा बोलना, हमारा दिखाई देना, सब कुछ दो ही वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स जो होते हैं वो दो फोर्सेस होते हैं, एक तो टेंशन और दूसरा नॉर्मल फोर्स। तो हम देखते हैं in nature only two forces exist, only two forces
इज ऑलवेज, ऐसा नहीं और फोर्सेस नहीं लगते, लेकिन ये दो फोर्सेस हमेशा लगे, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन पहला देखेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स ऑन कांटेक्ट, और दूसरा है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ओके, सो नॉर्मल फोर्स ऑन कांटेक्ट को कैसे देख सकते हैं ये समझ लीजिए, और टेंशन इन अ स्ट्रिंग को कैसे देख सकते हैं ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स की बात करें, क्या याद है, अब मैं अगर मान के चलूं कि आप लोग को सब कुछ पता है, तो कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए प्लीज बोर मत होना। और जिनको लगता है, जिनको कुछ नहीं पता है, वो प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि उनको आज के बाद कभी नॉर्मल में दिक्कत नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो जरा सुन, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स व्हेन द बॉडीज आर इन कांटेक्ट। अगर कोई भी बॉडी, जैसे कि मान लो आप एक सरफेस ले लो, ये एक सरफेस होगी, ठीक है ना, आप एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखो, एक ब्लॉक, ठीक है ना। तो जैसे ही आप देखोगे तो ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ, अगर ये ब्लॉक हवा में तो हवा में रहेगा, कभी नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक सरफेस के साथ कांटेक्ट करेगा, तुरंत ही नॉर्मल जनरेट हो जाता है। तुरंत ही क्या जनरेट हो जाता है भैया, नॉर्मल जनरेट हो जाता है। एंड दिस नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस on the block and the normal force exerted by the block on the surface. This is the action reaction pair actually, ठीक है ना। सो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो याद रखना, जो फोर्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो नॉर्मल फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। दिस रिएक्शन फोर्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो बोलते हैं कि जितना तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे, वो बॉडी भी तुम पर उतना ही फोर्स लगाएगी। इसको नॉर्मल फोर्स ऐसा समझे कि अगर सरफेस ने, आप देखिएगा, अगर सरफेस ने ब्लॉक पर एन फोर्स लगाया, सरफेस ने ब्लॉक पे एन फोर्स लगाया, तो ब्लॉक भी सरफेस पे एन फोर्स लगाएगा। बहुत अच्छी बात। अगर सरफेस ने ब्लॉक पर एन फोर्स लगाया, तो ब्लॉक भी सरफेस पे एन ही फोर्स लगाएगा। दैट्स व्हाई द नॉर्मल फोर्स का फिनोमिना, जो नेचर में फिनोमिना होता है ना, धक्का देने का, पुशिंग फिनोमिना। तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स इज a pushing, is in pushing nature, PUSHING, पुशिंग नेचर। ये हमेशा धक्का देता है, हमेशा धक्का, हटो 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 ऐसे बोलता रहता है, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा, चलो एक बात मैं पूछता हूँ, ये नॉर्मल, ये mg है ना, n इक्वल टू mg में n जो है वो क्या है, बता सकते हैं? n क्या है, व्हाट इज द n? n कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है या n क्या है? क्या आप ऐसे समझते हो ना, जनरली आप ऐसा मानते होगे कि n बराबर mg हमेशा होता है। ऐसा नहीं है बच्चा, n जो है वो सरफेस के द्वारा लगाया जाता है और mg जो है वो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप ऐसे समझ लो कि अगर आप इस ब्लॉक की एबीडी बनाते हो, इस ब्लॉक की एबीडी, सो नॉर्मल सरफेस ने फोर्स लगाया नॉर्मल, तो ये जो फोर्स लगाया है किसने लगाया, ये सरफेस ने लगाया, ना कि अर्थ ने। और ये जो mg लगाया, ये अर्थ ने लगाया। ये बात अलग की है कि ब्लॉक यहाँ पर रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है, इसलिए हमारे पास n इक्वल टू mg आ जाता है, ना कि इसलिए कि n हमेशा mg के बराबर होता है।
mg कौन लगा रहे, अर्थ लगा रहा है, अर्थ इस ब्लॉक को पकड़ के खींच रही है mg से, ठीक है ना, और सरफेस इस पे फोर्स लगा रही है। तो याद रखना, हमेशा जब भी कोई बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो हमेशा सरफेस, हमेशा नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग एक सरफेस लें, हम लोग एक जनरल सरफेस ले, इंक्लाइंड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक ब्लॉक रख दें, एक ब्लॉक रख दीजिए आप इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके का एक ब्लॉक रख ही देते, ये एक ब्लॉक रख देंगे अगर आप, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लॉक है, ये जो सरफेस होगी ना भैया, ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाती है, नॉर्मल, ठीक है, और ये वाला सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा। तो जब इसकी एफबीडी बनाओगे ना, इसकी एफबीडी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप ऐसे नॉर्मल ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो, शायद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी का वह डायग्राम जिसमें बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। हम कभी भी उस फोर्स का एनालिसिस करते ही नहीं है जो बॉडी लगा रही है। हम जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सो ऑलवेज स्टार पॉइंट बता रहे हैं, वी ऑलवेज एनालाइज the all forces acts on a body, all forces acts on body, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सूडो पूडो जो भी लग रहे हैं, वो सब आपको बॉडी पे दिखा देते, वही डायग्राम क्या कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना। सो mg इधर नीचे की ओर, अब भैया अलग बात है, mg का इधर कंपोनेंट, ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी थीटा होता है, तो mg का इधर कंपोनेंट आ जाता है mg cos थीटा, और इधर आ जाता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो हमारी बड़ी आसानी से इक्वेशंस बन जाती है, ये हो जाता है mg sin थीटा, ये हो जाता है, तो यहाँ पर कोई मोशन नहीं है, देयर इज नो एनी मोशंस अलोंग दिस डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट n बराबर mg cos थीटा हो गया, ठीक है ना। So let us see the different type of examples. We have a lot of examples. Suppose एक एग्जांपल और आपके लिए ले रहे हैं, मान लीजिए एक वेज है, एक वेज ब्लॉक, ऐसे वेज ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक, ऐसे रखे। अब इसका बीडी m1, इसका मास m2, इसका एंगल थीटा। नाउ यू वांट टू ड्रॉ द बीडी ऑफ m2। तो सबसे पहला क्या काम करना चाहिए, सबसे पहला, ये ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से सुनो। एक तो ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगी है ना, हाँ बहुत बढ़िया बात। दूसरा, ये इसको नॉर्मल देगा n1, और ये इसको नॉर्मल देगा n1। अगर m1 वाले ने m2 पे n1 नॉर्मल लगाया, तो m2 वाला m1 पर भी n नॉर्मल लगाएगा। दूसरी, अब एफबीडी ऑफ m1 जब आप बनाओगे, एफबीडी ऑफ m1 बनाओगे, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है अभी, मतलब अभी आप प्लीज इसके मोशन के एनालिसिस पे मत जाइए। तो आप देखोगे दर 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 दर, एक तो नॉर्मल ऊपर की ओर n1, दूसरी बात mg नीचे, भैया बड़ी आसानी से बन जाएगा, और बाकी कुछ करना नहीं, हमें नॉर्मल निकालना है, तो हमें नॉर्मल का कंपोनेंट बस करना है, ये एंगल थीटा इधर आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है ना। अब अगर एफबीडी ऑफ m2 बनाते हैं जाके, एफबीडी ऑफ m2, तो जैसे ही एफबीडी ऑफ m2 बनाओगे, आप देखोगे सबसे पहले तो ऊपर वाली सरफेस एक नॉर्मल देगी है, उसके साथ साथ ये वाली सरफेस, देखिए आप हमेशा देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, सरफेस बनाता हूँ फिर नॉर्मल परपेंडिकुलर मारता हूँ। अगर ऐसा करेंगे ना तो कभी गलतियां नहीं होंगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमेशा गलती करके आए, हमेशा, ठीक है ना। तो दिस इज m2g, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और इस ब्लॉक पे एक रॉड रखा हुआ है लाइक दिस, है ना, एक लैडर है ऐसे,
और ये हो गई सरफेस, ये हो गई सरफेस। तेरे तुम मांगे सबकी के ओके। तो मान लो अब ये इसका मास रॉड है तो mr मान लेते हैं, और ये ब्लॉक है तो इसका मास mb मान लेते हैं। ये एंगल थीटा हो गया। तो अब फिर से अगर आप एफबीडी देखना चाहते तो अभी भी देख सकते हैं। ये वाला एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ। ठीक है यार बच्चों, तो एक बार पहले तो एफबीडी ये इसको नॉर्मल देगा, दिस इज कॉल्ड एनबी। ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये इस पे नॉर्मल एन देगा, तो ये इसको नॉर्मल एन देगा। दूसरा ये वाला सरफेस इसको नॉर्मल देगा एन आर। ठीक है भाई, तो जब एफबीडी ऑफ एमबी की बनाओगे, एफबीडी ऑफ एमबी, तो एमबी की एफबीडी बनाने पर एनबी नीचे ऊपर की ओर और एमबीजी नीचे की ओर, पहली इक्वेशन धार से बनना। उसके साथ साथ एक नॉर्मल ये ड्रॉ करना है, ये वाला। अगर इसकी एफबीडी बनाए, अगर एफबीडी आप रॉड की बना रहे, एफबीडी ऑफ एमआर, रॉड की आप एफबीडी बनाते हो, तो रॉड की एफबीडी में आप देखोगे, रॉड की एफबीडी में आप देखोगे कि भैया ऊपर वाला एनआर, फिर एमआर जी नीचे, और एक भैया ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल देगा। मैं तो आप सबसे कहूंगा ना, आप लोग मेरे बनाने से पहले बना के रखो, मेरे बनाने से पहले आप बना के रखोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप समझ पाओगे कि कैसे करते हैं। ठीक है ना यार। तो ओवरऑल ये था नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आप ये पॉइंट यहां पर लिख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बच्चों को ये पता नहीं होता जनरली। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल फोर्स नेचर में धक्का देने का फोर्स है, पुशिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट इज अ पुशिंग फोर्सेस। ठीक है, अच्छा भाई, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर टेंशन की बात करें, टेंशन, तो इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज थी। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ शुरुआत में, यहाँ पर ही इस पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूँ कि टेंशन इन आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड इट इज एक्ट द जॉइंट एंड टचेस पॉइंट। दूसरी एक बात याद रखो, बस दूसरा एक पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं। फॉर आइडियल स्ट्रिंग the value of tension, the tension in everywhere in string is same। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भैया किस नेचर का होता है, तो टेंशन इज इन पुलिंग नेचर, टेंशन इज इन पुलिंग नेचर। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। ऐसे मैं सोच रहा हूँ एक दिन तुम लोगों के लिए जो है ना सत्संग का लेक्चर रख दो, सिर्फ उस दिन सत्संग हो, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है तुम लोगों को, है ना। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर समझते हैं। जैसे कि बहुत आसान एग्जांपल करेंगे सबसे पहले। मान लो एक सरफेस है यार बच्चों, और उस सरफेस पे अपने ऐसे ब्लॉक्स रखे छोटे, एक, दूसरा, तीसरा, और ये सभी ब्लॉक्स अटैच हैं एक स्ट्रिंग के हेल्प से। आप लोग खुद बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। लाइक
लाइक अब इसको पकड़ के खींचा जा रहा है आइडियल स्ट्रिंग F बराबर 70 न्यूटन से, सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है यहां पर, इसका मास है भैया 2 kg, इसका मास है 4 kg और इसका मास है 6 kg। तो बताना है A और B, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग A एंड B। A and B respectively। चलो अकेले हम अकेले तुम तो फिर क्या कम। Yes sir, sir is the force is 70 Newton, yes, this is the 70 Newton force। ठीक है, इस पे भी टेंशन TA लगेगा, इस पे भी टेंशन TA लगेगा, इधर टेंशन TB लगेगा, इधर भी टेंशन TB लगेगा। ठीक है, सो ओवरऑल पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 70 न्यूटन। कैसे, ये TA और ये TA आपस में बैलेंस आउट हो जाएंगे, ये TB और ये TB आपस में बैलेंस आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो नेट फोर्स लग रहा है वो 17 न्यूटन है। तो सबसे पहले नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट, द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, इसको याद रखना इस पॉइंट। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम A इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। देखो कितनी सारी ट्रिक्स मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। चलो बहुत अच्छे केशिका, अभी देखते हैं आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। सो ए बराबर नेट एक्सटर्नल फोर्स 70 माइनस TA, इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस TA इधर की तरफ लग रहा है, माइनस TB प्लस TB, ये टोटल फोर्स लग गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज 6 प्लस 4 प्लस 2, कितना आ गया भैया, एक्सेलरेशन आ गया 70/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब हमें सबसे पहले FBD बना लेना चाहिए 2 kg। सो नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द FBD ऑफ 2 kg, और मैं तो कहता हूं ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, सीधे आपको दिख रहा है द FBD 2 kg के लिए TB रिस्पॉन्सिबल है, तो 2 TB एंड दिस इज एक्सेलरेटेड, यहाँ पर N, यहाँ 2G, तो वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो A, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो TB बराबर 2 into A। So this is TB is equal to 2 into 17/12, that is called 6, और देखेंगे तो 3 एंड ये 35, so TB is equal to आ जाएगा 35/3 न्यूटन। TB अगर 35/2 न्यूटन आ गया तो तुम 4 kg की FBD बना लो या फिर 6 kg की, दोनों की कोई भी, दोनों में से कोई भी FBD बना सकते हो। तो भैया TA इधर की तरफ, TB इधर की तरफ, and this is moving in this direction, so हम इक्वेशन लिखेंगे TA माइनस TB is equal to 6A। so TB तो हमें पता है ना, तो TA is equal to 6 into 70/12 प्लस का TB is 35/3। ओके, 2 3 6 या 3 2 6 कर लेते हैं, 3 2 6, 3 4 12, और कुछ भी होगा तो इसको सॉल्व करके आप TA बड़ी आसानी से बता सकते हो। 2 2 4 एंड दिस इज 35, तो 35 into 4/3, सो जो TA आ जाएगा, जो यहां पर मैं लिख देता हूं TA, तो TA आ जाएगा 40 और 12 और 2 14, 140/3 न्यूटन। सो
लेट अस सी, केशिका का आंसर देख सकते हैं 81.67 एंड 105। यार बच्चा 105 तो किसी तरीके से मैच ही नहीं कर रहा, और 81.6 कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो तुमने करी है या मैंने करी? चेक कर लो किसने करी है। Okay. 6 kg का एफबीडी बनाए सर। 6 kg का बना लेते हैं, अगर ऐसी डाउट है तो 6 kg का बना लेते हैं। देखो भैया 70 और यहाँ हुआ टीए, ये ऐसे जाएगा ए, तो मैं बोलूंगा 70 माइनस टीए इज इक्वल टू 6 इंटू 70/12, 6 दूनी 12। ओके 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 ओके, मुझसे गलती हुई है, आपसे नहीं। मुझसे गलती हुई है, और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ 6 kg का एफबीडी लिखा और यहाँ बना दिया 4 kg का एफबीडी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखो भाई क्या करना है आप लोगों को, आपको बनाना है एफबीडी ऑफ 6 kg। तो 6 kg की एफबीडी बना रहे हैं तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 70, और इधर लग रहा है आपके पास टीए, और ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो F माइनस टी ए इज इक्वल टू 6a। सो नाउ F बराबर 70 माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 इंटू ए कितना है, दिस इज 70/12, तो दिस इज 6 दूनी 12, और ये हो गया 35। नाउ द टी ए इज इक्वल टू 17 माइनस 35, द रिजल्ट इज 45 न्यूटन। सो टी ए बेटा 45 न्यूटन आएगा, फिर भी गलत है आपका आंसर। टीए जो है वो 45 न्यूटन, और टीबी जो है वो आपके पास 35/3 न्यूटन। अब कुछ तो मिस्टेक नहीं है। बेसिकली आपने बहुत आसान क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं हम, कि हम आगे की बात देखते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यार हमने टेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और क्या एक एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग और करो, जिससे कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर सको। बस एक आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज्यादा आपसे कुछ बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं करा रहा। और मैंने आपको बोला ना कि आप सोच रहे होंगे कि बाकी सभी टेस्ट पेपर्स की तरह सर इसमें थ्योरी क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना यार, उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे। और जो बच्चे मैकेनिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मैं तो सजेशन भी उनको यही दूंगा कि वो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। उठा के कोई भी बुक लगा लो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने कम। ठीक है, तो भैया मान लो एक ब्लॉक है,
find the acceleration of acceleration of 4m and 4m block. This is the smooth surface. So my dear student, let us see the basic concept. सबसे पहले तो this is the ideal string. तो ये देखिए टेंशन T है, T, इधर भी टेंशन T, इधर भी 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 T, ऐसे T T सब जगह टेंशन होंगे. सबसे पहले लॉजिक समझिए, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता वैसे आपको. और अब बस बात है, सब कुछ स्मूथ है तो ये नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा. तो ये अगर किसी एक्सेलरेशन a1 से जाता है तो ये a2 से जाएगा. तो प्लीज सॉल्व ऑल प्रॉब्लम based on Newton laws of motion, based on Newton laws of motion follows following steps. आपको अगर कभी कोई क्वेश्चन करना है ना, कोई भी क्वेश्चन, वो गलत ना हो, वो हमेशा सही है. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, डेवलप constrained relation between accelerations of blocks. Okay. So यार देखो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन से काफी कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा. यहां पर क्या है? यहाँ पुली ब्लॉक कॉन्सेप्ट है. सो हियर in this question the problem is considering pulley block constraint. तो याद रखिए, अगर कभी पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट है, कभी भी पुली दिखे ब्लॉक दिखे, पुली दिखे ब्लॉक दिखे, तो मैं देखो आपको समझा रहा हूं, समझना भैया. ये टी मिलके आइडियल पुली है तो यहां लगेगा 2t. ये टी मिलके यहां भी 2t, ये टी मिलके यहां भी 2t. ठीक है भैया? अच्छा, तो 2 2 4 और 2 6 6t. इधर क्या लग रहा है? टी. अब देखो, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है आगे की ओर. तो सुनो भैया, इस वाले एंड पे फोर्स 2t लग रहा है, तो इस वाले एंड पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा 2t. इस वाले एंड पे फोर्स 2t इधर की तरफ लग रहा है, तो इस वाले एंड पे फोर्स लगेगा 2t. इस वाले एंड पे फोर्स 2t लग रहा है, तो इसी तरीके से यहां, वैसे तो मैं दिखा रहा हूं इधर, दिस इज 2t. तो ये 2t 6t फोर्स इस डायरेक्शन में ही अप्लाई. तो 6t इंटरनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है along the direction of A2 acceleration. ध्यान से सुनो. और T, ये वाला जो T फोर्स, वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई. ठीक है बच्चों, प्लीज बी केयरफुल एंड लिसन वेरी केयरफुल. दिस 6T force on the 4m block is applied along the acceleration of A2, and the T acts on the block is applied in the opposite direction of A1. कहने का मीनिंग ये है कि जो 6T फोर्स है, 6T जो फोर्स है टेंशन,
की वजह से जो 6T टेंशन लग रहा है वो A2 की डायरेक्शन में लग रहा है, और जो T टेंशन लग रहा है वो A1 की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी कभी पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट का रिलेशन सॉल्व करना हो, तो देखिए आज मैं आपको एक रामबाण इलाज देने जा रहा हूँ। शायद आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए आप मेरा ये पॉइंट जानते नहीं हो। जो मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं वो जानते हैं कि रामबाण इलाज क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इलाज, आप ये समझ लो, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसको कर दिया ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर रामबाण इलाज कोरोना को भी दे दिया जाए ना तो कोरोना भी ठीक हो जाए। इसी तरीके से न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर कभी दिखे तो आपको सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है, वो टैबलेट रामबाण इलाज में आती है। क्या करना है, टोटल वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। अगर चमके ना, अगर चमका तो पक्का लाइक देना है, ऑलवेज इज जीरो। ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। तो जरा देखो 60, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फोर्स जिधर जा रहा है उधर ही डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स जिधर जा रहा है उधर ही डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप इसको S2 भी मान सकते हो। अभी S2 बोल देते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट S2 और इसका डिस्प्लेसमेंट S1, और अच्छे समझ में आएगा। तो दिस इज 60 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, तो -T इंटू S1। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर mg क्यों नहीं कंसिडर किया? भैया यहां पर सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो हम जो फोर्स देखेंगे वो स्ट्रिंग पे लगते हुए फोर्स देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रिंग 4M के साथ कनेक्टेड है उस पे सिर्फ 60 फोर्स लग रहा है, और जो स्ट्रिंग M के साथ कनेक्टेड है उस पे T फोर्स लग रहा है। तो 60 फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए 60 इंटू S2 माइनस T इंटू S1, this should be equal to 0, and this रामबाण इलाज is only applicable for ideal string। याद रखना, ideal string, ठीक है ना? सो भैया S1 S2, आप देखो यहां से रिलेशन आ गया, यहां से रिलेशन आ गया, टी गायब हो गया, 6S2 इज इक्वल टू S1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, अगर आप डिफरेंशिएटिंग कर दो, डिफरेंशिएट, तो 6V2 इज इक्वल टू V1। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 6A2 इज इक्वल टू A1। अरे भैया इसका मतलब अगर A2 को A मान लिया जाए तो A1 वाला 6A से जाएगा। बोलो भाई आसान। अगर A2 को A मान लिया जाए तो A1 वाले का एक्सेलरेशन जो होगा वो 6A होगा, या A1 वाले को A अगर मान लिया तो A2 वाला A/6 होगा। तो भैया पहला रिलेशन डेवलप हो गया, फर्स्ट रिलेशन। याद रखना, कभी भी पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशन आए तो हमेशा क्या यूज करना है, वर्क डन कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर चमका है तो बोलो, ये जो इलाज यूज हुआ है ना, ये इलाज सिर्फ पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट के लिए यूज हुआ है, तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखना कि पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट के लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? अब आगे की ओर जाते हैं, नेक्स्ट। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल ब्लॉक्स। आपको सभी ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देने। तो इस केस में जैसे ये है और ये है, दो ब्लॉक है, तो mg अगर m वाले का ड्रॉ करेंगे तो t ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, एंड दिस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a1 और a1, और दूसरा वाला 60 इधर की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर, और 4mg इधर की ओर, एंड दिस इज एक्सेलरेटेड विद दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a2 है ना? तो भैया यहां पर ये इक्वेशन, अब एंड स्टेप इसी में, एंड राइट द
and write the equation of motion. मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई क्या करना है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, अगर a1 इस डायरेक्शन में, इसका मतलब mg बड़ा होगा, t छोटा होगा, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस t इज इक्वल टू ma1। भैया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब ये इधर जा रहा है तो इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो 60 इज इक्वल टू 4ma2। a1 a2 में रिलेशन तुम्हें पता ही है, a1 बराबर 6a2, a1 is equal to 6a2. From equation 1, 2 and 3 you can solve within a seconds the values of a2 mg minus t is equal to 6 ma2। a1 की वैल्यू डाल दी यहां पर, and 60 is equal to 4 ma2। नाउ पुट इसको t6 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशंस को, तो ये बन जाती है 6 mg minus 60 is equal to 24 ma2। Now 60 cancel out, this is 6 mg is equal to 28 ma2। m से m cancel out हो गया, a2 बराबर आ गया 6g by 28, और इधर a2 बराबर 3g by 40। So this is your answer। Okay, so बड़ी आसानी से आप देख रहे होंगे कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन प्लीज कैसे किया ये समझने वाली बात है। चलिए आपको और एक अच्छा एग्जांपल के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। सो एग्जांपल नेक्स्ट है कि अगर बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और जरा उसको सॉल्व करके बताइएगा कि वो कर पाएंगे कि। सो लेट अस सी, अगर एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, और ए वाला नीचे की ओर जा रहा है, ए वाला भैया नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है ना? तो बताओ भैया बी वाले की वेलोसिटी क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दिया है आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया आनंद, देखो यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे यार दीपराज, तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़ा हिले हुए। तुम सुनो, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में करके दिखाता हूँ, 5 सेकंड में, 6 सेकंड नहीं लगेगा। पहली बात, एक पॉइंट याद रखना, इफ ऑल ब्लॉक्स आर कनेक्ट विद द सेम स्ट्रिंग्स, if all blocks connects with the same strings, the all motion parameters of all blocks are same। तो देखिए ए वाला जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, बी वाला उसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। ए वाला जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, बी वाला उसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। तो ए वाला अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बी वाला भी भैया 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। खत्म खत्म, बस हो गया आंसर, दैट्स इट। कुछ करना ही नहीं है, करना ही कुछ नहीं है। मतलब सिंपल बात हो गई कि अगर ए वाला 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, तो बी वाला भी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही रस्सी से जुड़े हुए। अच्छा भाई, क्वेश्चन आगे सुनो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। और भैया इस बार क्या किया गया, ये वाली पुली हटा ही दी गई। ठीक है भैया, हटा दो पुली, हटा दी गई, पूरी तरीके से हटा दो इस पुली को। ठीक है भैया, हटा दी गई, ठीक है, हटा दी हमने। अगर आपने हटा दी इस पुली को, तो अगली पुली क्या होगी इस बारे में समझते हैं। आप थोड़ा सा बदलाव करेंगे, बदलाव प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति बदलता नहीं है वो जीवन में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए बदलाव रखना चाहिए आप सब लोगों को। अगर आप बदलाव नहीं रख पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। अगर जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ के छोड़ के किसी और तरीके से पढ़ाई करेंगे तो और अच्छा समझेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब भैया ए वाला 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, बी वाला 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा क्या?
तो पहली बात है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों ही ब्लॉक अब अलग अलग स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ए वाला अगर इसका नाम मैं चंपा बुलाऊं और इसका नाम मैं मान लो रूपा बुलाऊं, तो रूपा वाले से बी वाला जुड़ा है और चंपा वाले से, भैया अगर किसी का नाम चंपा वंपा हो तो प्लीज बुरा मत मानना, अपन सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा इंटरटेन करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए प्लीज। ठीक है, अगर ये सी स्ट्रिंग है, ये आर स्ट्रिंग है, तो आप देख रहे हो बोथ ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू द डिफरेंट स्ट्रिंग्स. So if A is moving downward with a speed of 5 meter per second, and so what is the speed of VB? What is the speed of B? तो first of all let us see. भाई इसको कितनी देर में कर सकते हैं? तो भैया इसको भी 5 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? बस टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। टी 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 टी, जितना टाइम तुम्हें बस इसको सॉल्व करने में लगेगा, बस टी टी मिलके इधर हो गया 2t, इधर हो गया 2t। भैया इस ये केस कब अप्लाई है? जब ये भी आइडियल और ये भी आइडियल। इसलिए याद रखना, आइडियल आइडियल पे है तो भैया ये नीचे हुए ऊपर जा रहा है, मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मैं लिखूंगा 2t इंटू वीबी। फोर्स ऊपर लग रहा है, डायरेक्शन नीचे की ओर, तो सीधे लिख देंगे माइनस का t इंटू वी ए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। भैया यहाँ पर डिफरेंशिएट करके v1 v2 भी तो लिख सकते हैं ना, तो s1 s2 की जगह v1 v2 लिख लो, टी उड़ गया, va बराबर आ गया 2vb, इसका मतलब vb बराबर आ गया va बाई 2, दैट्स व्हाई द vb इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। भैया चमका, मजा आ रहा है सबको? अरे आ रहा है कि नहीं? चेतन को आ रहा है, थैंक यू चेतन, लाजवाब। अरे नहीं आ रहा है, काफी बच्चों को आ रहा है। औंधी की क्लास ले, मैं सोच रहा हूँ बाकी सबको छोड़ के सीधे औंध के बच्चों को ही पढ़ाओ, कम से कम रिस्पॉन्स तो अच्छा दे रहे हैं। यार तुम लोगों को कभी भी कोई जरूरत हो ना, तुम बिल्कुल बेफिक्र होके मुझसे बोलना, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। बस तुम लोग गाना नहीं गाने देते, मुझे ये अफसोस होता है यार। चलो एक अभी अपने पास समय है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इस बार देखते हैं कितने बच्चे गलती करते हैं, कितने बच्चे गलती करते हैं। तो अब की क्वेश्चन है इस बार भैया, ए वाला जो है ना, ए वाला वो नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो बी वाले की स्पीड बताओ कितनी है? बी वाले की, बहुत बड़े बहुत बड़े। तो इसको कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान, बहुत अच्छे, जा लाजवाब अनन्या, बहुत बढ़िया। तो भैया कैसे कर सकते हैं? सिंपल, बहुत सिंपल भैया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, और टी टी मिलके इधर 2t और इधर 2t, तो ए वाले पे टोटल टेंशन कितना लगा? 2t प्लस टी इज 3t, और बी वाले पे कितना लगा? t, तो हम बोलेंगे 3t इंटू माइनस 3t इंटू 10 प्लस का t इंटू वीबी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। माइनस, माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये नीचे जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की ओर, तो माइनस 3t इंटू डी। भैया तो वीबी कितना आ गया? दिस इज, अरे वीबी तो 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है यार मेरा आंसर। इसका मतलब तुम लोगों ने गलत किया, मैंने सही किया, तुम लोगों का आंसर गलत है। 30, केशिका बहुत बढ़िया, लाजवाब। अपन भी जल्दबाजी में देखो तुम लोग से गलती कर गए, ठीक है ना? 30 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों भैया, काहे परेशान हो, है ना? सो भैया ये होगा। अच्छा खुद ही सोच के देखो ना, ए वाला ज्यादा रस्सियों से बंधा हुआ है, बी वाला कम रस्सियों से बंधा हुआ है, तो ए ज्यादा पकड़, ज्यादा घूमेगा तो बी वाला ज्यादा लेके जाएगा ना। हाँ सर, गलत हुआ मेरे से, थैंक यू सो मच। ओके चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, स्टे सेफ एंड स्टे होम। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बाय बाय।